जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। वेनेजुएला के ऊपर यूएस ने मिलिट्री स्ट्राइक की और उसके बाद वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो और उनकी वाइफ सिसिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वेनेजुएला के ऊपर इतनी बड़ी स्ट्राइक और इतना बड़ा जो कदम अमेरिका ने उठाया है, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसको पूरा विस्तार से समझेंगे। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मेजर जनरल सुधाकर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, नमस्कार अमृत। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड टू योर व्यूअर्स। थैंक यू और सर। वेनेजुएला के बारे में मैं मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म में पिछले 2 दिन से पैनल डिस्कशन में हिस्सा लिया हूं। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पैनल डिस्कशन में एंकर जो सवाल पूछता है उसी का ही जवाब देना पड़ता है। जो असलियत है इसके बारे में कोई भी चैनल मेरे अंदाज के मुताबिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ना नेशनल ना इंटरनेशनल चैनल। तो मेरे तरफ से एक एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स डॉट्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो 3 हिस्सों में मैं कवर करना चाहता हूँ। एक हिस्सा है जो ऐतिहासिक ट्रेडिशनल हिस्सा, जो पिछले 20-25 साल की पुरानी कहानी है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट टेन्योर, जो लिंक होता है सेकेंड टेन्योर के साथ, और तीसरा है यूक्रेन की लड़ाई कैसे जुड़ा हुआ है। और इसीलिए उनका जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है, कैसे एक डिपार्चर, एक बदलाव आया है। और ये मनरो डॉक्ट्रिन के जगह आज के दिन में मेरे ख्याल से डॉन मनरो के बारे में आलोचना हो रहा है जगह जगह। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, जो ऐतिहासिक पहलू है, वो है आप 20-25 साल पहले आप अगर देखते हैं, 1998 से लेके अभी तक वेनेजुएला में लेफ्टिस्ट रेजिम की रूल चल रहा है। और 1998 में ह्यूगो शावेज जो थे, ये प्रेसिडेंट रहे मेरे ख्याल से 2011-12 तक। उनका डेथ होने के बाद मदुरो जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो इलेक्ट होके तब से वो रूल कर रहे हैं 2013 से लेके अभी तक। ये लेफ्टिस्ट रिजिम है। उनका जो लीनिंग है चाइना की तरफ, रशिया की तरफ है। तो इससे क्या होता है कि जो लैटिन अमेरिका का प्रभाव पहले यूएसए के नीचे होता था कोल्ड वॉर 1.0 के टाइम में, और कुछ कुछ साल पीछे अगर आप देखते हैं, वो अभी काफी बदलने लगा है। सिर्फ वेनेजुएला नहीं, बल्कि तकरीबन सारे जो स्टेट्स और नेशंस हैं लैटिन अमेरिका में, ये ऑलरेडी चाइना की तरफ उनका प्रभाव, उसके नीचे इन्फ्लुएंस आके उनके गोद में बैठे हैं। चाहे बीआरआई की बात करिए, या मिनरल रिसोर्स को जो आउटसोर्सिंग हो रहा है, या ऑयल की बात करिए, कुछ भी करते हैं तो ये चाइना की डोमिनेंस बढ़ गई है लैटिन अमेरिका में। लेकिन ये जो शुरुआत है, कहाँ और कैसा हुआ, ये करीब 20 साल पहले अमेरिका वेनेजुएला से ऑयल फील्ड्स के लिए मांगा था। उस समय उन्होंने इनकार कर दिया था, और जो इनकार किया था उसका उन्होंने कारण ये दर्शाया था कि ये एक रिपब्लिक, एक सोवरेन कंट्री है, और उसके देश के अंदर जो भी मिनरल या ऑयल फील्ड्स मिलते हैं वो उनका राइट है, उनकी एंटाइटलमेंट है उसको हार्नेस करना, और उसको रिफाइन करके, रिफाइन नहीं भी करते हैं उसको बेचना, उनका कंट्री का सोवरेन राइट है। लेकिन एक ऐतिहासिक एक एक अंडरस्टैंडिंग, अनरिटन लॉ है कि लैटिन अमेरिका में ये मनरो डॉक्ट्रिन के नीचे, मनरो डॉक्ट्रिन 1823, जेम्स मनरो प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया था। क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज ये जगह जगह जाके अक्रॉस द अटलांटिक कॉलोनाइज कर रहे थे देशों को, तो उन्होंने बोला था ये कॉलोनाइजेशन बंद करिए और हमारा डोमिनेंस में आप इंटरफेयर मत करिए। और ये भी कहा था कि आप आपके स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में देखभाल करो, हम अपने स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हम जिम्मेवार हैं। और जिम्मेवारी का मतलब यह है कि कंप्लीट नॉर्थ और साउथ अमेरिका ये अमेरिका की प्रभाव और डोमिनेशन के नीचे चलते आया, कोल्ड वॉर 1.0 वेल इनटू द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर 2.0 तक। लेकिन हुआ क्या, जब उन्होंने इनकार कर दिया तो अमेरिका को एक झटका लगा। झटके के साथ, ये 2005 और 8 की बात है, उसी समय इनका एक ऑयल कंपनी होता था एक्सकॉन मोबिल,
एक्सॉन मोबिल को 99 में एक्सॉन मोबिल सर, एक्सॉन मोबिल उनको लाइसेंस मिला, इसलिए गयाना प्रोविंस में या गयाना कंट्री में जो ऑयल फील्ड्स है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो उन्होंने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद उनको पता चला कि खूब मात्रा में ऑयल रिजर्व गयाना भी है, अच्छे क्वालिटी का जो फॉसिल फ्यूल होता है। और ये उन्होंने 2008 को इन्होंने एक्सप्लोरेशन कमेंस किया और 2018 को उन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया और खूब मात्रा में बहुत पैसा कमा रहे हैं ये अमेरिकन कंपनी। लेकिन कुछ साल पहले ये मदुरो के टाइम में जब 2017 टू 2020 डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट टेन्योर था, उस समय से डोनाल्ड ट्रंप का निगाह वेनेजुएला के ऊपर है। वेनेजुएला के ऊपर वो दिमाग में उनका बीज बो रखे हैं कि किसी भी तरह इसका जो डोमिनेंस लेफ्ट विंग या लेफ्टिस्ट रिजीम की तरफ बढ़ते जा रहा है, चाइना और रशिया की तरफ, इसकी इन्फ्लुएंस किसी भी तरह उसको बदल डालेंगे आने वाले समय में। फर्स्ट टेन्योर में बहुत कोशिश किए, उन्होंने कर नहीं पाया। वही एक कैरी फॉरवर्ड है, पिछला जो बैगेज उसी को लाके 2.0 में उन्होंने शुरू किया है। लेकिन 2005-8 की बात है और उसके बाद भी जब एक ये बात उठा था कि अमेरिकन कंपनीज को अलाउ किया जाए ताकि वेनेजुएला में ऑयल कंपनी जो ऑयल रिग्स हैं उसको वो ऑपरेट करें, वेनेजुएला फिर से इनकार किया था। और साथ ही उसी समय आसपास में गयाना ऑयल फील्ड को डिस्कवर होने लगा, एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होने लगी, कमर्शियल प्रोडक्शन जब हुआ पिछले 5 साल के अंदर, ये जो टर्न ऑफ इवेंट्स हैं उससे ये जाहिर होता है कि अमेरिका फिर से उनको अप्रोच किया था, वेनेजुएला मना कर दिया था कि नहीं, नॉट एट ऑल। और यहीं पे मैं एक बात हाईलाइट करना चाहता हूं, वेनेजुएला का जो ऑयल है ये चाइना में जाता है और रशिया में भी खूब मात्रा में। आज के दिन में अगर आप देखेंगे 18 से 20% जो फॉसिल फ्यूल है ये वेनेजुएला में है। उसके बाद आता है 16% के करीब करीब, वो है सऊदी अरेबिया। उसके बाद आता है ईरान और इराक इस तरफ, और रशिया आता है पांचवा या छठा नंबर में, करीब 5 या 6% के आसपास। ये ग्लोबल ऑयल स्टैटिस्टिक्स में बता रहा हूं। तो इसके साथ हुआ क्या कि जब उन्होंने ये मांगा तो वेनेजुएला फिर से मना किया कि अमेरिकन कंपनी ऑलरेडी गयाना में जो एक्सप्लोर कर रहा है, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। शायद हमारे व्यूअर्स को पता होगा, करीब 1-2 साल पहले गयाना एज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जहां पे ये ऑयल फील्ड्स को डिस्कवर किया गया है, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, वेनेजुएला क्लेम करने लगा कि ये जो ऑयल फील्ड्स हैं ये उनका एरिया आता है। तो गयाना एंड वेनेजुएला के बीच में इनका डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है। और इसी के साथ जब उन्होंने अमेरिका को यह बताया कि ये आप ऑलरेडी ले रखे हो उधर गयाना में, ये तो आपको हम देंगे नहीं, ये एक दूसरा पहलू मैं बताना। तीसरा मैं यहीं पे कवर करना चाहता हूं कि चाइना का डोमिनेंस लैटिन अमेरिका में पिछले 20-30 साल में काफी मात्रा में बढ़ चुका है। रशिया का भी फुटप्रिंट बहुत बढ़ी हुई है। हालांकि वागनर ग्रुप के कुछ नुमाइंदा आए थे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मदुरो, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो पाए। CIA मॉड्यूल्स पेनिट्रेट करके उनको घेर डाले और उनको घर से, उनको और उनके जो मिसेस हैं, वाइफ हैं, दोनों को कैप्चर करके उनको कस्टडी में ले लिए हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे हाईलाइट अगर नहीं करूंगा, शायद इट विल बी अ ग्रेट डिसर्विस, कि वेनेजुएला का जो तेल है, ऑयल है, ये एट एक्सट्रीम डिस्काउंटेड प्राइसेस, लोग कहते हैं ओपन सोर्स में भी मिलेगा, करीब करीब 50-60% डिस्काउंट, यानी कि ग्लोबल प्राइस अगर क्या किया गया है $60 अ बैरल एज पर रशिया लीडिंग इकोनॉमी जो कर रखे हैं रशिया के ऊपर, उससे 50-60% जो है डिस्काउंट देके ये हवाना में भेजते हैं। हवाना में रिफाइन होता है और चाइना को ये सप्लाई होते रहता है। उनका एक सप्लाई चेन का जो तरतीब है ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो ये चलते आ रहा है। तो हो सकता है कि ये भी एक उनका मुद्दा या नजरिया हो कि इसको किसी भी तरह इंटरफियर करें या इंटरसेप्ट करें ताकि ये जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जाए। और इसी के साथ एक और चीज हुआ था
20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आए, उसी के आसपास में मार्च के महीने में, मार्च 2025, कुछ हुआ था क्यूबा और रशिया के बीच में। क्या हुआ था उससे पहले ये बताना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आए 2.0, ये पूरा फोकस और रिजॉल्व के साथ काफी डिटर्मिनेशन दिखाए थे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई हो रहा है उसको किसी भी तरह 24 घंटे में, उनकी बयान के मुताबिक 24 घंटे में पूरा बंद कराएंगे। धीरे धीरे उनको पता चला कि ये मसला इतना सरल नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है। और टाइम टू टाइम वो फ्लिप फ्लॉप करते रहे, कभी बोलते रहे हैं कि जेलेंस्की के ऊपर सैंक्शन, कभी या रेस्ट्रिक्शन, हथियार नहीं देंगे, कभी बोलते रहे कि पुतिन के ऊपर सैंक्शन इंपोज करते रहेंगे। और एक स्टेज ऐसा आया कि मजबूरन, चाहे डीप स्टेट की प्रेशर हो या उनका डोमेस्टिक प्रेशर हो, डोनाल्ड ट्रंप वाज मेड टू साइन एंड सैंक्शन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, जो एक्सटेंडेड रेंजेस की मिसाइल्स होते हैं, किसको? यूक्रेन को। ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स देने का उन्होंने कमिटमेंट दिया यूक्रेन को, ये यहां से एक ट्रिगर, ये एक ट्रिगर की तरह काम किया। तो ट्रिगर का क्या नतीजा हुआ? नतीजा ये हुआ कि मार्च 2025 को रशिया और क्यूबा, ये दोनों देश के बीच में एक समझौता हुई और उनका जो मिलिट्री सपोर्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, ये मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट एक साइन हुआ। इस एग्रीमेंट साइन होते ही चंद एक दिनों के अंदर क्यूबन वाटर्स में रशिया के जो वेसल्स, नेवल वेसल्स, और इफ आई रेस्पेक्ट माय मेमोरी, इंक्लूडिंग सबमरीन्स, इंक्लूडिंग फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, इस किस्म की जो काफी कारगर और काफी ताकतवर जो होते हैं, काफी मजबूत तो जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये आने लगे। सडनली वो देखने लगे क्यूबा, वो 1962 का कहानी जैसे रिपीट होने जा रहा था, ऐसा ही होने लगा। तो उस समय झटका लगा अमेरिका को, तो उन्होंने सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ड्राफ्ट बना रहे थे। तो आप देखेंगे इस साल का 2025 का जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी निकला है, उन्होंने पब्लिश किए हैं नवंबर लास्ट वीक में। कुछ हिस्सा उन्होंने पब्लिश किए हैं, कुछ तो क्लासिफाइड हिस्सा है उन्होंने पब्लिश नहीं किया है। और जो पब्लिश नहीं हुआ है, शायद जो मैं कह रहा हूं वो कहीं ना कहीं कवर्ड होगा, वो क्लासिफाइड टॉप सीक्रेट हिस्से में आते हैं। उसमें ये जो रशिया के जो नेवल वेसल्स आने लगे, चंद एक वेसल्स में दो किस्म की मिसाइल्स थे। एक था जिरकॉन मिसाइल, जिसका डेवलपमेंट इसलिए हुआ था रशिया में, शुरू हुआ था ताकि जो यूएस के नेवल प्लेटफॉर्म से जो उनके पास एयर डिफेंस के जो मिसाइल सिस्टम है या इकोसिस्टम है, उसको किस तरह नाकारा किया जा सकता है, इसलिए ये जिरकॉन मिसाइल को डेवलप किया गया था। दूसरा एक था ओर्शनिक मिसाइल। ओर्शनिक मिसाइल वो मिसाइल है, एक हाइपोसोनिक कैपेबिलिटी है उसका, हाइपोसोनिक मिसाइल बोलते हैं। ये 10 से 12 मैक के स्पीड पे मूव होता है। दुनिया में कोई देश के पास ऐसा रडार नहीं है जो इसकी मूवमेंट को इंटरसेप्ट कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। और ये एक बड़ी रकम का एक थ्रेट ये पोज करने लगा। और ये भी कोई कोई ओपन सोर्सेस में मिलते हैं। आज के दिन में वेनेजुएला में ओर्शनिक मिसाइल ऑलरेडी डिप्लॉयड है ग्राउंड के ऊपर। और ये जो जिरकॉन मिसाइल के बारे में बता रहा हूं, ये क्यूबन 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 जो सी, क्यूबन वाटर और कैरिबियन सी के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो इसीलिए आप मान के चलिए, जो चीज क्यूबन वाटर बता रहा हूं वो कैरिबियन के इलाका में भी आप मान के चल सकते हैं। तो वहां पे रिपोर्ट आने लगा कि रशिया के जहाजों में इस किस्म की मिसाइल्स ऑलरेडी प्लांटेड हैं और उनका टारगेट है अमेरिका। तो यहां से उनको झटका के साथ उन्होंने पूरा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को बदल डाला। ये पहली बार है काफी सालों के बाद जो ओरिएंटेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऑफ यूएसए चेंज हुआ है। वो उन्होंने सारे जिम्मेवारी जो था, जैसे कि यूरोप को उन्होंने बताया कि आप अपना डिफेंस बजट का परसेंटेज बढ़ाइए एंड बी प्रिपेयर टू डिफेंड योरसेल्फ। इसी तरह रशिया को चाहे दुनिया कुछ भी कह ले, वही अमेरिका प्रेसिडेंट बाइडेन के टाइम में रशिया को गाली गुलस देते थे और अलग कर दिया था। 2014 में वो G8 मेंबरशिप उनसे हटाया गया था। ये इन्होंने इंडिकेट करने लगे कि ये हमारा पीयर ग्रुप का एक मेंबर है। G8 मेंबर जो हटाया गया था,
उसको रेस्टोर करने के लिए उन्होंने इंडिकेट टाइम टू टाइम बताए हैं। ओपन सोर्सेस में अगर डॉट ज्वाइन करेंगे ये काफी साबित होता है। प्लस उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि उनको मेन स्ट्रीम करना है। करने का इरादा ये था कि रशिया वॉज गेटिंग इन टू डीप एम्ब्रेस ऑफ चाइना, उसको वहां से दूर लाने के लिए वो प्रयास कर रहे थे कि जो जियोपॉलिटिकल लिंकेजेस हैं आज के दिन में इकोसिस्टम, लीडिंग इकोनॉमीज एंड अदर्स, उनके साथ रीइंटीग्रेट करना चाहते हैं। और इसी चीज को मद्देनजर रख के चंद एक कदम उन्होंने उठाया और साथ ही उनके दूसरी तरफ ये कहने लगे कि ये एक तरीका है चाइना को आइसोलेट करने का। और साथ ही आप अगर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह स्टडी करेंगे, उन्होंने ये बोला है, वन चाइना पॉलिसी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा है कि जो ईस्ट चाइना सी और जो साउथ चाइना सी, यहाँ पे जितने एलाइज हैं, जापान, फिलीपींस, आपका कोरिया, उसके नीचे आप चले जाइए जो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, इनको सपोर्ट करेंगे जब जरूरत पड़ता है। ताइवान ऑल्सो शामिल, लेकिन ताइवान का नाम नहीं लिखा है। साथ ही ताइवान के बारे में उन्होंने कुछ जिक्र नहीं किया है। जो उनका 1979 में टीआरए साइन हुआ था, ताइवान रिलेशन एक्ट, उसमें स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी के आधार पर उन्होंने कुछ एक्सप्रेशंस यूज कर रखे हैं, लेकिन आज के दिन में यह क्लियर नहीं है कि वो सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे ताइवान को। साइलेंट रह रहे हैं इसीलिए क्योंकि चाइना जो है अमेरिका को काफी हद तक बड़े सारे मुद्दों के ऊपर और कंपोनेंट्स के ऊपर पीछे छोड़ के आगे चला गया। चाहे टेक्नोलॉजी की बात करिए, रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करिए, जियो इकोनॉमिक्स की बात करिए, या आप कोई भी मुद्दा उठाते हैं उसका काफी आगे चला गया है। वो बहुत कोशिश की टैरिफ बढ़ाना, कम करना, फाइनली दे हैव कम डाउन चाइना के साथ नेगोशिएट करके। अभी ऐसा स्थिति है कि दोनों देश टैसिटली हाथ मिलाए हैं और इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग एक हुई है कि चाइना जो करता है ताइवान को रीयूनिफाई करने के लिए, यूएसए इसके ऊपर ना आईब्रोज रेज करेगा, ना उसको दखलंदाज करने जा रहा है, ठीक है। लेकिन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो ताइवान को सपोर्ट करते रहेंगे। दूसरी बात यह है, चाइना को भी और रशिया को भी ये भी इंडिकेशन दिया गया है कि भैया वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अक्रॉस द अटलांटिक ये इनका डोमिनेशन है मोनरो डॉक्ट्रिन के मुताबिक। मोनरो डॉक्ट्रिन जैसे मैंने कहा 1823 में प्रेसिडेंट थे, उनके टाइम में यूरोप के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो अमेरिका का डोमिनेशन है, यहाँ पे दूसरे कोई देश जो है दखल अंदाज करने की कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ वो एक्शन लेंगे। ये है पिछले एक साल के अंदर जो टर्न ऑफ इवेंट्स, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया इज मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज, और वहीं से उनका ये स्टार्ट हुआ है कैरिबियन सी, ताकि ये इसको डोमिनेट करे और जो आउटसाइड फोर्सेस आके अंदर डोमिनेशन की बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं उसको रुकावट करने का उनका ये प्रयास है और मुद्दा है। और यहीं पे मेरा खत्म होता है। अगर कोई स्पेसिफिक सवाल है आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। सर सवाल तो कोई नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू ऐड वन पॉइंट के यूएस डजंट फॉलो व्हाट इट प्रीच। तो आप अपने रीजन में तो खुद डोमिनेट करना चाहते हैं, बाकी सब जगह खुद मनमानी करके कहीं में घुसना चाहते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जो चीज यूएसए बहुत अच्छा पॉइंट मुझे बताया सर यहाँ पे राखी सावंत का एक फेमस डायलॉग है, मतलब आई एम गिविंग अ वेरी ऑड एग्जांपल। हाँ, उसका एक फेमस डायलॉग है, माय मनी इज माय मनी, योर मनी इज माय मनी। तो वो यूएस का भी एब्सोल्युटली। यू सी, नेशनल इंटरेस्ट की बात जब करते हैं, $38 ट्रिलियन का जो डेट है, ये करीब करीब 128 to 130% डेट टू जीडीपी रेशियो है। और उसका मीनिंग मतलब यह है कि उनको करीब करीब $1 ट्रिलियन चाहिए पर ईयर, सिर्फ उनका जो डेट चल रहा है उसका इंटरेस्ट को सर्विस करने के लिए, प्लस देश को चलाने के लिए 6 ट्रिलियन बॉटम लाइन रिक्वायरमेंट, 6 ट्रिलियन यूएस डॉलर की रिक्वायरमेंट है। आज के दिन में यूएस के अंदर सिर्फ 4 ट्रिलियन आमदनी होता है या वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे 2 ट्रिलियन, उधर 1 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन की जरूरत है। कितना वो डॉलर प्रिंट करेंगे? ये ऑलरेडी उनका जो ऑप्शंस हैं, कांग्रेस का अप्रूवल लेते हैं, वो ऑलरेडी लिमिट के बाहर जा चुके हैं। इससे आगे अगर करेंगे तो वो कोलैप्स हो जाएगा, डॉलर का डिवैल्यूएशन होके। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज कवर करना चाह रहा हूँ। जब पेट्रो डॉलर का
एग्रीमेंट हुआ था सऊदी अरेबिया के साथ वे बैक इन 1973। उस समय 73 की बात है, 70s 80s की बात कर रहा हूं। पीक पीरियड में डॉलर का डोमिनेंस एज अ रिजर्व करेंसी इन द वर्ल्ड यूज्ड टू बी 86 to 89%। अभी वहां से डोमिनेंस कम होके पेंडेमिक के दौरान ये 54% तकरीबन, मैं बता रहा हूं अप्रोक्सीमेट 54% के करीब करीब पहुंच गया था। जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स, उनका कहना है जिस दिन डॉलर 50% से नीचे स्लिप करेगा या स्लाइड करेगा, आप मान के चलिए डॉलर is doomed forever. It cannot. It is going to get into a irreversible status. तो irreversible status ये एक डर है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं, 41 देश से ज्यादा हैं, जो कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं देश विदेशों में, वो अपना कंट्री का जो लोकल करेंसी है उसमें करने लगे हैं। हिंदुस्तान कर रहा है रुपीज और रूबल रशिया के साथ। इसी तरह बाकी देशों के साथ हम डिजिटल पेमेंट का साधन शुरू कर चुके हैं, काफी तेजी रफ्तार से बढ़ती जा रही है। ये जो डॉलर का डोमिनेंस है, ये पूरा खेल इसी का ही है। वो ऑयल बोल रहे हैं, आप रशिया से ऑयल ले रहे हो, लेकिन वो जो कह रहे हो उसका मीनिंग नहीं है। उसके पीछे ये छुपा हुआ है, आउट ऑफ 135.7 बिलियन डॉलर का जो ऑयल हमने लिया है between 24th February 2022 till date, or till April June July 2025, let's say, अगर 135.7 का अगर हम खरीदा है ऑयल रशिया से, उसमें 75 बिलियन तकरीबन उसका ट्रांजैक्शन नॉन डॉलर करेंसी में हुआ है, रूपी में, रूबल में, एंड इन एक्सट्रीम केसेस युआन में पेमेंट हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा एक चुनौती है एक सुपर पावर के लिए, जिसका जो करेंसी है वो काफी डोमिनेट करते आया है अभी तक। अगर इस तेजी रफ्तार से, प्लस ब्रिक्स का जो धमकी है, ब्रिक का करेंसी बनने जा रहा है, ब्रिक के मेंबरशिप बढ़ते जा रहे हैं, ये भी एक पहलू है, उसको ध्यान में रखना निहायत आवश्यक है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि यूएसए अभी ऐसा परिस्थिति में है, प्लस डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके पास दिखाने के लिए कि वो पावर में आने के बाद जो जिन जिन चीजों में हाथ लगाए हैं कहीं पे सक्सेस नहीं हुआ है। हालांकि वो खुद क्लेम करते हैं इकोनॉमी इज बूमिंग एंड टैरिफ से उतना इनकम हुआ है, 1 ट्रिलियन की बराबर करीब करीब रिकवर हुआ है, और अभी केस अभी पेंडिंग पड़ा है, वो कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में, उसका जजमेंट नहीं आया है। क्योंकि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कैन इम्पोज मैक्सिमम ऑफ 3%, और उससे ज्यादा, टैरिफ की बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा अगर इंपोज करना है तो कांग्रेस और सीनेट का अप्रूवल लेना निहायत आवश्यक है। ये उन्होंने अप्रूवल नहीं लिए हैं। बाकी रहा जो वेनेजुएला वाला कहानी है, इट इज अ न्यू प्रेसिडेंट, 21st सेंचुरी में हुआ है, और इस किस्म की प्रेसिडेंट अगर अपने लिए लागू करता है यूएसए, तो बाकी देश जो है उससे भी कोई ना कोई इंडिकेशन वो इस्तेमाल या अपनाने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर बांग्लादेश continues to behave the way it is behaving, हिंदुस्तान के पास क्यों, कौन सा पाबंदी होना चाहिए जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर जाके वो अटैक क्यों ना करे या स्ट्राइक क्यों ना करे। तो ये अगर वो वेनेजुएला में रेजिम चेंज करते हैं, मैं रेजिम चेंज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिक्योरिटी, हिंदुस्तान के सिक्योरिटी, हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर जो थ्रेट बढ़ती जा रही है, तो उसको नाकारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा। तो जिस तरह उन्होंने ये किए हैं, तो इसी तरह हम ये क्यों नहीं सोच सकते हैं कि यूनेस्को के खिलाफ एक्शन लिया जाए और उसके जगह जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के मुताबिक इंक्लूसिव इलेक्शन किया जाए। अवामी लीग का जो हेड बैठा है यहाँ पे, वो लीगली एंड टेक्निकली शी इज स्टिल द प्रेसिडेंट, सॉरी स्टिल द प्राइम मिनिस्टर इंडिया में जो है, तो उनको अलाउ करना चाहिए, वो जाके बांग्लादेश में इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, और उसमें जो है बराबर देखा जाए तो काफी हद तक ये एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव मेथड ऑफ इलेक्शन किया जाएगा। इस किस्म की सवाल आएंगे अगर यूएस ऐसा करता है। तो प्यूटिन के पीछे जो अभी तक पड़े थे कि प्यूटिन ने इन्वेड किया यूक्रेन को, तो सवाल उठाने का कैसा उनका रीजन, जस्टिफिकेशन तो है ही नहीं ना, नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये मोनरो डॉक्ट्रिन को बदल के वो डॉन मोनरो का नाम नया रखा है, आज से मैं देख रहा हूं टिंकर टीवी टिंकर में, और उसका मतलब यह है कि ये जो चाइना काफी गहराई में प्रवेश किया है लैटिन अमेरिका में, उसको किसी भी तरह पुश बैक करना चाहते हैं, और जो कि मुश्किल है मेरे विचार के मुताबिक, ये होना ना के बराबर है। और दूसरी बात, ये जो रशिया के जो फुटप्रिंट बढ़ रहे हैं क्यूबन वाटर्स और कैरिबियन सी के आसपास में, इसको भी वो वापस करना चाहते हैं। दे वांट टू पुश इट बैक,
with mutual understanding between one-on-one Russia and USA and mutual understanding between China and USA. और इसी के साथ जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस काफी होगा, हिंदुस्तान के ऊपर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगला मैं लड़ाई का बात नहीं करूंगा, अगला जो टर्न ऑफ इवेंट्स होने जा रहे हैं वो ऐसा है कि चाहे वो कितने भी कोशिश करें, हिंदुस्तान का जो रोड मैप शुरू हो गया है वो चढ़ती सीढ़ी पे वो चढ़ते ही जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकते हैं एज रिगार्ड्स द जियो इकोनॉमिक्स। आज के दिन में हमारा 4.18 4.19 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है, पर कैपिटा है $2800। एक ऑब्जेक्टिव देश ने सेट कर रखा है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर की बराबर या उससे ज्यादा हमारा लक्ष्य है। और साथ ही ये जो पर कैपिटा इनकम है, यूएन में जो एजेंसी डील करते हैं उनके मुताबिक 13,865 या करीब 14,000 मान लीजिए यूएस डॉलर होना निहायत जरूरी है। कोई भी देश को अगर ग्लोबल पावर की बराबर अगर वो मानना चाहते हैं या एक्सेप्ट करना चाहते हैं। सो इंडिया का टारगेट है 14,000 to 20,000 यूएस डॉलर का पर कैपिटा इनकम होना चाहिए। प्लस काफी सारे आप मेजर्स आप देख ही रहे हैं, मेक इन इंडिया है और आपका आत्मनिर्भर भारत, इस किस्म का मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, नए नए कॉन्सेप्ट के साथ डिफेंस जो प्रोडक्ट हम पहले इंपोर्ट करते थे बहुत मात्रा में, आज के दिन में हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। तो काफी बदलाव हो रहा है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, लेकिन इंडिया को काफी अलर्ट होकर रहना है। मेरे अंदाज के मुताबिक जिस तरफ टर्न ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, ये टर्न ऑफ इवेंट से ये जाहिर है कि अमेरिका और चाइना ये ऑलरेडी हाथ मिलाना शुरू किए हैं। चाहे आप सोयाबीन या कॉर्न की बात करिए, क्योंकि सोयाबीन कॉर्न अगर चाइना नहीं खरीदता है तो अमेरिका में दंगा शुरू हो जाता है। यही रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चले जाएंगे। जो ब्राजील को उन्होंने, चाइना ने ब्राजील से लेने के लिए एग्रीमेंट किया था, लेकिन अभी वो चेंज करके अमेरिका से हुआ है। दूसरी बात, जो रेयर अर्थ एलिमेंट ये न्यू ऑयल है 21st सेंचुरी में, उसके बिना कोई देश आगे प्रगति नहीं कर सकता है। चाइना का आज के दिन में 90% से ज्यादा, बट मेरे रिसर्च के मुताबिक यह है 97% की डोमिनेशन है। उसका 3 अलग अलग सेगमेंट होता है, अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ये तीनों स्ट्रीम के जो सेगमेंट्स हैं इसमें पूरा डोमिनेशन ज्यादातर चाइना का ही है। आप प्रोसेसिंग की बात करिए या प्रोडक्शन की बात करिए, आप एंटोनिम की बात करिए या आप कोई भी और भी प्रोडक्ट, जैसे कि ग्राफाइट का मैग्नेट होता है, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल आज के दिन में नहीं चल पाएगा जब तक ये मैग्नेट आप चाइना से नहीं लेते हैं। कोई भी आपका F-35 हो, कोई मिसाइल हो, कोई आप वर्जिन का सबमरीन हो, आप 5G 6G की बात करिए, आप कोई इंफ्रारेड फ्लेयर की बात करिए, या आप कुछ भी चीज बात करते हैं, आज के दिन में आप डेवलप नहीं कर सकते हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी नहीं बनेगा जब तक आपके पास ये चंद एक रेयर अर्थ एलिमेंट और मिनरल जो है आप नहीं लेते हैं। इसका पूरा काबू कर रखा है चाइना, इसलिए अमेरिका का डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बहुत बड़ा मात्रा में बढ़ गया है, जिसको आप कहिए यूरोपियनाइजेशन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट या एनहांसिंग द डिपेंडेंसी। ये भी एक चक्कर है, क्योंकि बीच में हम ये बोलने लगे कि डी रिस्किंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, मतलब चाइना के ऊपर जो जो इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज बसे हुए थे वो निकल के वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया यहाँ सब चलने लगे। और इस स्ट्रेटेजी के बरखिलाफ चाइना ने इस किस्म का कदम उठाया है जो ऑलरेडी चुनौती डाल रहा है। ये जो नया स्कीम, नया प्रोसेस जो उन्होंने स्टार्ट कर रखे हैं, नए नए इंडस्ट्री छोड़ के आ रहे हैं, तो उसको रोकथाम के लिए चाइना हैज स्टार्टेड वेपनाइजिंग द रेयर अर्थ एलिमेंट, जिसके बिना आप ना सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, ना कोई हाई एंड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप आज के दिन में नहीं बना। न्यूक्लियर रिएक्टर चंद एक रेयर अर्थ एलिमेंट है, आप बना नहीं पाओगे। वर्जिन क्लास सबमरीन बहुत मात्रा में चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट, ये नहीं बन पाएगा जब तक आप चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी आपका बरकरार नहीं रहता है। तो ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अगर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 को स्टडी करेंगे यूएसए का, उससे जो रीडिंग बिटवीन द लाइंस, जो हिडन बिलो द लाइंस स्टेटमेंट, उससे ये उभर के आता है कि जियोपॉलिटिक्स में काफी एक बदलाव हो रहा है। और बदलाव क्या है वो मैं बताने की कोशिश किया, आपको व्याख्या देने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कि चाइना और यूएसए ये G2
के जो ग्लोबल पावर्स वो बनेंगे, और जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो चाइना के नीचे चाइना डोमिनेट करेगा। उसको कोई टिंकरिंग या कोई इंटरफेरेंस यूएसए की तरफ से नहीं होगा। इसी तरह यूएसए जो भी कार्रवाई करता है अक्रॉस अटलांटिक ऑन द अमेरिकस, उससे क्या होगा, यूएसए के ऊपर जो थ्रेट बढ़ती जा रही है उसको वो कंसोलिडेट कर सकते हैं और उसका राइटफुल एक्शन ले सकते हैं यूएसए के अंदर। नंबर दो, जो दूसरों की लड़ाई लड़ते थे यूएसए, जिससे खर्चा बहुत हो रहा था, मिसाल के तौर पे ये जो 20 साल का ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो जीओटी जो हो रहा था मिडिल ईस्ट में, उसमें करीब करीब उन्होंने $8 ट्रिलियन खर्चा किया है। या अफगानिस्तान में कोई कोई लोग गलती से बोलते हैं 32 बिलियन, सॉरी, उन्होंने खर्चा किया है 3 ट्रिलियन से ज्यादा अफगानिस्तान के अंदर ही, इतना खर्चा हुआ है। और बॉडी बैग्स करीब 2700 के करीब करीब बॉडी बैग्स गए हैं। जब बॉडी बैग जाता है देश के अंदर, एक किस्म का आप क्या बोलते हैं वो सिविल वॉर या एक इस किस्म की एक एनआरकी के जो सिग्नेचर आते हैं वो दिखने लगते हैं। पहली बार अमेरिका के अंदर 7 मिलियन, इफ माय फिगर्स आर राइट, 7 मिलियन या उससे ज्यादा हैं लोग ये स्ट्रीट पे आ गए थे करीब 3-4 महीने पहले। तो वो कोई कारण और कुछ था, लेकिन ये सारे जुड़े हुए हैं इसके साथ। तो इसी के साथ मैं ये कहूंगा कि ये चीजें जो हैं बहुत तेजी रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए भी हमें तैयार रहना है कि यूएसए, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो है आप उनको एक ग्रुप में मान के चलिए। तो एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, उत्तर की तरफ चाइना है, और अमेरिका का अंदर आ जाना अगले लड़ाई में, ना वो कोई नेगोशिएट करेंगे, ना कोई ब्रोकरिंग करेंगे पीस के लिए या सीज फायर के लिए, बल्कि वो पाकिस्तान को मदद करने जा रहे हैं। जिस तरफ आप अगर देखेंगे हिस्ट्री, इतिहास को अगर बिंदुओं को ज्वाइन करते हैं, आप देखेंगे हर देश जहां पे अमेरिका घुसा हुआ है, तो जब भी अमेरिका घुसा हुआ है कोई भी देश के अंदर, उसके अंदर ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म या रेडिकलाइजेशन की जो मात्रा है ये काफी इंटेंसिफाई हुआ है और बहुत तेजी से बढ़ते गया है। मैं कह रहा हूं साउथ एशिया के बारे में, और हिंदुस्तान के ऊपर एक प्रभाव डाला है और उसका कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हुआ है। तो इन चीजों को मद्देनजर रख के हमारा काउंटर स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए और तेजी से डबल डाउन करके आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस करना निहायत आवश्यक है। जब तक 10 से 15 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर नहीं बनता है हमारा जीडीपी, तब तक मैं तो सिर्फ यही अर्ज करूंगा हमारे सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कि थोड़ा सा होले होले चलिए, चाइना के साथ कैलिब्रेट करिए। रशिया तो है ही है एवरग्रीन फ्रेंड, चाइना के साथ कैलिब्रेट इसलिए करना है कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 75% की करीब करीब डिपेंडेंस उनके रॉ मटेरियल के ऊपर है। मोबाइल, अगर हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, मोबाइल के अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं कि सारे के सारे चाइना से आ रहे हैं, अलग अलग कोई भी एक देश के अंदर 100% कोई चीज नहीं बनता है, उसके हिस्से पुर्जे अलग अलग देशों से लेना पड़ता है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें फूक फूक के कदम रखना है, ट्रिगर नहीं देना है। अगर कोई ट्रिगर देने की कोशिश कर रहा है उसको थाम के, उसको रोक रोक के हमें ऐसा ऑप्शन बनाना ताकि हमारा एस्केलेटरी मैट्रिक्स जो है उसको डोमिनेट करके रखे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। अगर लड़ाई पुश कम्स टू शव, शॉर्ट ड्यूरेशन में होना चाहिए, स्पेसिफिक टारगेट के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए, कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, और हमारा स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन द डिटरेंस ऑफ डिनायल पहले था, आज के दिन में डिटरेंस ऑफ पनिशमेंट जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने कामयाबी दिखा है, उसी चीज को आगे की तरफ बढ़ाना चाहिए। और साथ ही बांग्लादेश जो एक नया एपिसेंटर बन रहा है टेररिज्म की, ये सिर्फ दिखावा के लिए नहीं है। कल परसों ही रिपोर्ट आया है कि C-130 ये चित्तगोंग ट्रैक के पास जो एक एयरफील्ड है वहां पे अमेरिका का ऑलरेडी लैंड हो चुका है, और मेरे खबर के मुताबिक कुछ ट्रुप्स वहां पे डिसएम्बार्क हुए हैं, और उनमें से डेल्टा फोर्स के कुछ नुमाइंदा आने का खबर आया, लेकिन कोरोबोरेटेड डाटा नहीं है। जब कोरोबोरेशन, क्योंकि डेल्टा फोर्स का आना आप मान के चलिए ये एक प्रोमिनेंट संकेत होता है, इसके अंदर एक ऐसा स्पेशल फोर्सेस होते हैं जो रेजिम चेंज में लगे जाते हैं। CIA मॉड्यूल ऑलरेडी काम कर रहा है बांग्लादेश के अंदर, हमारे देश के अंदर भी, हिंदुस्तान के अंदर वो काम कर रहे हैं।
तो इसलिए हमें थोड़ा सा जागृति के साथ चौकस रहना निहायत आवश्यक है। दैट्स ऑल, बैक टू यू अमर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बनने के लिए और आपने जिस विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम को बताया है उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।